जय जय श्री राम। कोचिंग नगर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर से हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास प्रारंभ करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ इतिहास को एक श्रृंखला में खत्म करेंगे, चरणबद्ध तरीके से खत्म करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में खत्म करेंगे। लेक्चर 1 से लेकर के जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक कि छत्तीसगढ़ आज़ाद नहीं हो जाता तब तक ये इतिहास का श्रृंखला चालू रहेगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द पूरे इतिहास का सीरीज आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दूं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास कोई अनोखा इतिहास नहीं है, ये भारत के इतिहास से ही प्रभावित होगा आपका, ठीक है। छत्तीसगढ़ का खुद का भी अपना एक इतिहास रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत ही धार्मिक स्थल रहा। यहाँ पे रामायण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं, महाभारत काल के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। फिर जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, वो भी छत्तीसगढ़ में निवास किए, ठीक है। चीनी यात्री वेनसांग, उससे भी अछूता नहीं रहा है छत्तीसगढ़ में वो भी आता है, उसके भी कदम पड़ते हैं, ठीक है। तो ये इतिहास आपका चरणबद्ध तरीके से खत्म होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत के इतिहास को लिपि के आधार पर कैसे बांटा गया। वैसे ही ठीक छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी बांटा गया होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं लिपि के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री बेस्ड ऑन स्क्रिप्ट। अब आप लोग पूछेंगे स्क्रिप्ट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो लिखने की कला है इसी को आप स्क्रिप्ट कहते हैं, या हिंदी में इसको लिपि कहा जाता है, ठीक है। लिपि और भाषा ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूं हिंदी भाषा बोल रहा हूं, और लिख किस में रहा हूं, देवनागरी लिपि में लिख रहा हूं। तो इसी लिपि के आधार पर आपके भारत के इतिहास को बांटा गया है 3 भागों में, ठीक है। इतिहास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री सबसे पहले आ जाएगा आपका प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राक ऐतिहासिक काल, इंग्लिश में इसको प्री हिस्टोरिकल बोलते हैं, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। इसके बाद आएगा आपका आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। और इसके बाद आएगा आपका प्रॉपर हिस्टोरिकल पीरियड, या इसको सिर्फ ऐतिहासिक काल भी कह दिया जाता है, सिर्फ ऐतिहासिक काल भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो प्राक ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड वो है जब लोगों के पास लिपि नहीं थी, लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल, स्टोन एज जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जहां पे आदि मानवों को लिखना नहीं आता, ठीक है। वो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, तो वो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए आपका चित्र बनाते हैं, ठीक है। जहां भी गुफाओं में, कंदराओं में वो निवास करते थे, वहां पे उन्होंने क्या किया है, अपने आप को एक्सप्रेस किया है। कुछ भी चिड़िया बनाना है तो चिड़िया ऐसे बना दिया, आदमी बनाना है लो आदमी बना दिया, ठीक है। तो कुछ भी चीजें बना करके वो खुद को एक्सप्रेस करते थे। तो इनके पास याद रखिएगा लिपि नहीं थी, इनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका पाषाण काल है। फिर आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में है आपका कि यहां पे लिपि तो थी, लिपि थी, स्क्रिप्ट से अवेयर थे इन लोग, ठीक है। स्क्रिप्ट से अवेयर थे, लेकिन ये क्या लिख दिए इसको कोई पढ़ ही नहीं पा रहा। इसको सिर्फ यही पढ़ सकते थे, इसी काल के लोग पढ़ सकते थे, लेकिन ये लोग गए सब मर, ठीक है। तो इन्होंने कोई आप उसको पढ़ने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिससे हम लोग कंपेयर कर सकें और इस स्क्रिप्ट को पढ़ा जा सके। तो आद्य ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल है। ये लिपि इनके पास थी, किस लिपि का उपयोग करते थे, चित्रात्मक लिपि का उपयोग करते थे। लोगोसिलैबिक या पिक्टोग्राफिक भी बोला जाता है इस स्क्रिप्ट को, इसका उपयोग करते थे। लेकिन इन लोग क्या लिख दिए हैं उसको अभी तक आपका पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। ये डिसाइफर नहीं हुआ है। तो ये है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। फिर ऐतिहासिक काल में क्या होता है, ऐतिहासिक काल में लोगों के पास लिपि थी और इस लिपि को डिसाइफर भी करा जा चुका है, पढ़ा भी जा चुका है, ठीक है। तो प्राचीन भारत में अपनी खुद की लिपि थी, ठीक है। इंडिया में क्या चलती थी, ब्राह्मी लिपि चलती थी, ठीक है। इसके अलावा आपका नॉर्थ वेस्ट साइड में कौन सी लिपि चलती थी, खरोष्ठी लिपि चलती थी। तो ये भारत के इतिहास का वर्गीकरण, यही छत्तीसगढ़ के इतिहास का भी वर्गीकरण होने वाला है, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग प्री हिस्टोरिकल पीरियड में क्या क्या चीजें होती हैं, पाषाण काल में क्या क्या चीजें होती हैं उसको देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता से छत्तीसगढ़ का कोई संबंध नहीं रहा है, क्यों संबंध नहीं रहा है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ऐतिहासिक काल में आ जाएंगे और ऐतिहासिक काल में पूरे इतिहास को जो हम लोग पढ़ने के तरीके से डिवाइड करते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास होगा, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास होगा, ठीक है, एंशियंट, मिडाइवल, और छत्तीसगढ़ का मॉडर्न हिस्ट्री होगा, आपका आधुनिक इतिहास होगा। इन 3 चरणों पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, कभी गिने चुने इससे एक आध ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ के खत्म कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे, छत्तीसगढ़ का मैप बना करके उन जगहों को डिनोट कर लेंगे कि प्राक ऐतिहासिक काल से संबंधित छत्तीसगढ़ के कौन कौन से स्थल हैं। तो सबसे पहले मैं प्राक ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण बता देता हूं आपको। प्राक ऐतिहासिक काल, या इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड को भी आप क्या करते हैं, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पाषाण काल बोल लो इसको आप, पाषाण काल इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। स्टोन एज, जब आदि मानव लोग रह रहे हैं, झिंगा लाला हु, ठीक है। तो झिंगा लाला हु टाइप वाले लोग हैं यहाँ पे, आदि मानव लोग रह रहे हैं, ठीक है। पत्थरों के औजार बनाते हैं, ठीक है, पत्थरों के औजार पे निर्भर है इनका जो भी जीवन शैली है, इसलिए इसको पाषाण काल कहा गया, स्टोन एज कहा गया। तो इस स्टोन एज को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, इस प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इंग्लिश में आप इसको पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल के बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। इसके बाद लोगों को थोड़ी सी जानकारी होना स्टार्ट हुई, ठीक है। अब ये मेंटोस की गोली खा लिए हैं, इनके दिमाग की बत्ती जल चुकी है, तो फिर खेती का विकास करते हैं, स्थायी रहन सहन का विकास करते हैं, ठीक है, स्थायी जीवन शैली का विकास करते हैं, एक जगह पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। और जो वी गॉर्डन चिल्डे हैं, ठीक है, वी जॉर्डन चिल्डे, तो वी जॉर्डन चिल्डे ने इसको नव पाषाण क्रांति का भी नाम दिया था, क्योंकि रिवॉल्यूशन इतनी तेजी से हुए थे नवपाषाण काल में कि उन्होंने इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहा था, वी जॉर्डन चिल्डे ने, ठीक है, बीच में है, सॉरी। तो मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और इसके बीच में एक आपका आता है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल आने के बाद फिर आपका नवपाषाण काल आता है। नवपाषाण काल के बाद लोगों को जानकारी हो जाती है तांबे की, ठीक है। मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ, तांबे धातु का ज्ञान हुआ। तो उसने पत्थर के औजार के साथ साथ आपके तांबे का भी औजार बनाना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए इस कल्चर को क्या कहा आपने, ताम्रपाषाण कल्चर कहा, ताम्रपाषाण संस्कृति कही, ठीक है। तो ताम्रपाषाण संस्कृति हो गई। इसके बाद तांबे का ज्ञान हुआ, तांबे का ज्ञान होने के बाद लोहे की भी जानकारी हुई मनुष्य को, तो तांबा और लोहा, तो इसको ताम्र लौह युग भी कहा गया, ठीक है, कॉपर आयरन एज। तो कॉपर आयरन एज से भी रिलेटेड छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ साक्ष्य मिलते हैं। तो इन सभी एज से रिलेटेड जो साक्ष्य मिलते हैं छत्तीसगढ़ में, उसको एक मैप से समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। एक मैप में ही इसको 2-4 मिनट में खत्म कर देते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। चलिए, तो पूर्व पाषाण काल से रिलेटेड जो साक्ष्य मिले हैं वो देखते हैं हम लोग कि छत्तीसगढ़ में पूर्व पाषाण काल से रिलेटेड साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो पूर्व काल पाषाण काल से रिलेटेड जो साक्ष्य मिला है, मेनली आपका मिला है रायगढ़ जिले से, ठीक है। रायगढ़ जिला आप याद रखेगा, रायगढ़ जिले में जो यहाँ से महानदी घाटी जाती है, वहाँ से भी आपके पूर्व पाषाण काल से रिलेटेड साक्ष्य मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो रायगढ़ जिले में है वो है आपका सिंघनपुर, ठीक है, जिसकी खोज 1910 में एंडरसन ने की थी, ठीक है। एंडरसन के द्वारा सबसे पहले सिंघनपुर की खोज की गई थी, सिंघनपुर की गुफा की खोज की गई थी, ठीक है। इसके बाद इसका विस्तृत अध्ययन, जो विस्तार से इसके बारे में स्टडी किया, ठीक है, स्टडी करके बताया कि कौन से काल से रिलेटेड है यहाँ के जो साक्ष्य मिले। तो सिंघनपुर मेरे को लगता है ऑलमोस्ट आपका पाषाण काल के सभी काल से संबंधित है, आपका पूर्व पाषाण काल से भी संबंधित है, मध्य पाषाण काल से भी संबंधित है सिंघनपुर का संबंध। तो अमरनाथ दत्त ने इसका विस्तृत अध्ययन किया। अमरनाथ दत्त एक रेलवे के इंजीनियर थे, ठीक है, जिन्होंने सिंघनपुर की गुफा का क्या किया है, आपका विस्तृत अध्ययन किया है। ओके, फिर सिंघनपुर से पाया क्या क्या गया है, तो सिंघनपुर से एक तो आपका सीढ़ी नुमा
मनुष्य की आकृति बनाई गई है, ठीक है, इंसानों को बनाया गया है, सीढ़ी के सीक्वेंस में बनाया गया है, ठीक है, ऐसा चित्र बनाया गया है जो सीढ़ी के जैसे दिखता है। इसके बाद आपका यही इंसान क्या कर रहे हैं, आपका शिकार दृश्य का भी अंकन किया गया, ठीक है, क्या दिखाया जाता है, शिकार दृश्य भी दिखाया जाता है सिंगनपुर की गुफाओं में वहां के रहने वाले आदि मानवों के द्वारा, और ये चित्र आपके पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा एक और जगह है आपका बोतलदा, बोतलदा में भी आपको क्या मिलते हैं, शैल चित्र मिलते हैं, ठीक है। तो बोतलदा के बारे में खास बात क्या है कि ये सबसे लंबी गुफा है, बोतलदा क्या है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है। और आप लोगों को तो पता ही है ना, बोतलदा, बोतल, बोतल से याद रख लेते हैं, छोटा बोतल क्वार्टर किसको पसंद है, सबको तो सबसे चाहिए क्या चाहिए, लंबा बोतल चाहिए, ठीक है। तो सबसे लंबी गुफा क्या है, खंबा गुफा क्या है आपका, बोतलदा है, ठीक, ये याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद रायगढ़ के और सारे जगह हैं जो आपके पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। पूर्व पाषाण काल का औजार मिला है, क्या औजार मिला है, हस्तचलित कुदाल। पहले क्या होता था कि कुदाल जो होता था, ठीक है, उसमें आपका बेट नहीं लगा होता था, ठीक है, लकड़ी का जो हत्था लगा होता था वो नहीं लगा होता था, हाथ से ही लोग खोदने का काम करते थे। तो ये हस्तचलित कुदाल मिले हैं आपके, ठीक है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। और रायगढ़ के कौन कौन से जगह हैं, तो छापा मारा, छापा कहाँ मारे, भंवर खोल में, तो गीदा सोन बरसा, सोना बरसा, ठीक है। ऐसा करके आप कुछ भी ट्रिक बना के याद रख सकते हैं कि छापा मारे, कहाँ मारे छापा, तो भंवर खोल में मारे, गीदा सोन बरसा, ठीक है, सोने की बरसात हुई तो गीदा सोन बरसा। तो ये छापा मारा, भंवर खोल, गीदा सोन बरसा पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल हैं, ठीक। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के क्या क्या साक्ष्य मिले, कहां कहां से मिले हैं, तो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मेनली दो जिलों से मिलते हैं आपका, एक तो रायगढ़ जिले से मिलता है, दूसरा बस्तर जिले से मिलता है, ठीक है। तो बस्तर जिले से बहुत ज्यादा साक्ष्य मिले हुए हैं आपके, कौन कौन से स्थान है जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। तो ये बस्तर जिले में आपका है खड़क घाट, राजपुर, भातेवाड़ा, घाट लोहांग, गढ़चंदेला, कालीपुर। ये कैसे याद होगा गुरुजी, ये नहीं याद हो पाएगा, ठीक है, 4-5-8 बार रिवीजन करोगे तभी याद हो पाएगा। इसके लिए कोई ट्रिक भी नहीं बना सकते, वरना इस ट्रिक को याद रखने के लिए एक और ट्रिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4-5 बार जब पढ़ेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि क्या क्या जगह था, जैसे खड़क घाट था, राजपुर था, भातेवाड़ा, घाट लोहांग, गढ़चंदेला, कालीपुर, जो मध्य पाषाण काल से संबंधित था। रायगढ़ का क्या क्षेत्र है, तो रायगढ़ का क्षेत्र है आपका कबरा पहाड़, जहां से आपको क्या मिले हैं, पाषाण, मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो कबरा पहाड़ के बारे में सबसे पहला बात ये याद रखेगा कि यहां से आपका मैक्सिमम रॉक पेंटिंग्स मिली है, मैक्सिमम रॉक पेंटिंग्स, ठीक है। सर्वाधिक शैल चित्र, कबरा पहाड़ से अभी तक के सबसे ज्यादा शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। सर्वाधिक शैल चित्र कबरा पहाड़ से मिलता है। वो शैल चित्रों में क्या बना हुआ है, तो शैल चित्रों में बना हुआ है छिपकली, जो लाल रंग से बनी हुई है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड उठा लिए होंगे, ठीक है, आयरन ओर उठा लिए होंगे और आयरन ओर से बना दिए तो लाल रंग में छिपकली बन गया, ठीक है। सांभर बना हुआ है, इडली सांभर नहीं, सांभर बना हुआ है आपका, सांभर एक प्रकार का जानवर जो हिरण जैसे दिखता है, तो सांभर बना हुआ है, क्रोकोडाइल बना हुआ है, घड़ियाल बना हुआ है। इसके बाद मानवों की श्रृंखला बनाई गई है, मानव आकृति बनाई गई है जो आपका एकदम पंक्तिबद्ध है, एकदम लाइन से आपके मानव बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये रायगढ़ के कबरा पहाड़ में ये चीजें हैं आपकी, ठीक है। ये याद रखेगा कि सर्वाधिक शैल चित्र आपका कबरा पहाड़ से मिला है। ऐसे ही एक क्वेश्चन इंडिया जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहां से मिले हैं, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहां से मिले हैं, ये फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। फिर इसके आगे अब हम लोग देखते हैं आपका उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य। तो मध्य पाषाण काल में ना एक और टाइप का आपका प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया गया था आदि मानवों के द्वारा, ठीक है। जो प्रिमिटिव मेंस थे उन लोगों ने क्या किया था आपका कि शवों को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। महापाषाण घेरे कहा गया इन लोगों को। तो इन लोग क्या करते थे कि शव को दफना देते थे, शव को दफनाने के बाद उसको बड़े से पत्थर से ढक देते थे ताकि वो निकल के रात में डराने मत लग जाए, ठीक है। तो ये उनकी स्मृति के हिसाब से किया जा सकता रहा होगा कि वो हो सकता है कि उनकी मेमोरी में क्या करें कि बड़ा सा पत्थर रख दे कि फलाना आदमी को फलाने पत्थर के नीचे दफनाए हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का ब्यूरल प्रैक्टिस जो आपका समाधान था देखने को मिला कि शवों को बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में भी आपके 500 से ज्यादा पाषाण घेरे मिले हैं जो इस टाइप के ब्यूरल प्रैक्टिस को दिखाते हैं आपके, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में वो कहां कहां से मिले हैं एक बार देख लेते हैं। तो ये महापाषाण घेरे आपके खोजे किसके द्वारा गए थे, तो ये खोजे गए थे प्रोफेसर कामले और रमेंद्रनाथ
मिश्र के द्वारा। रमेंद्रनाथ मिश्र क्या है, आपके एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, इतिहासकार हैं रमेंद्रनाथ मिश्र। तो इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के महापाषाण घेरों की खोज की, पता लगाया कि ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। शवों को दफना करके उनके ऊपर बड़े से पत्थर से उनको ढक दिया जाता था, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है ताकि उन लोग घूमने मत निकल जाएं, बस इस डर से। तो ये कहां से मिला आपको, कोंडागांव के गढ़धनौरा से। ऐसे आपके पाषाण घेरे कहां से मिले हैं, कोंडागांव के गढ़धनौरा से। और बालोद जिले के करहीबदर, चिरचारी, सोरर, इन 3 स्थानों से आपको क्या मिलता है, महापाषाण घेरे मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब उत्तर पाषाण काल में चलते हैं। तो उत्तर पाषाण काल में देखते हैं कि उत्तर पाषाण काल से रिलेटेड साक्ष्य कहां से मिलते हैं। तो रायगढ़ का जो महानदी घाटी क्षेत्र है वहां से उत्तर पाषाण काल के क्षेत्र मिलते हैं, और गौरेला पेंड्रा मरवाही के धनपुर जिले से, ठीक है। तो क्या साक्ष्य मिले हुए हैं, तो साक्ष्य में मिला हुआ है हमको लंबे फलक मिले हुए हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा अर्ध चंद्राकर फलक भी मिला हुआ है, ठीक है। लंबे फलक व अर्ध चंद्राकर फलक, ये आपका उत्तर पाषाण काल से संबंधित स्थल है, ठीक है। कौन कौन से, गौरेला पेंड्रा मरवाही का, धनपुर और रायगढ़ का महानदी घाटी क्षेत्र आपका उत्तर पाषाण काल से संबंधित है, ठीक। चलिए तो नवपाषाण काल से रिलेटेड आपके कौन कौन से जगह संबंधित है उसको देखते हैं। तो रायगढ़ जो है आपका तीनों काल से संबंधित है। देखिए पूरा पाषाण काल का भी साक्ष्य मिल रहा है, मध्य पाषाण काल का भी साक्ष्य मिल रहा है, ठीक है, नवपाषाण काल का भी साक्ष्य मिल रहा है। तो रायगढ़ का जो टेरम है ये आपका नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। इसके अलावा राजनांदगांव का बोनटीला, राजनांदगांव का वो जो बोनटीला है वो भी आपका नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। बालोद का अर्जुनी, ठीक है, ये जो बालोद का अर्जुनी है ये भी नवपाषाण काल से संबंधित है, आपका नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं यहां से, ठीक है। फिर मोहला मानपुर में जो अंबागढ़ चौकी है, मोहला मानपुर का जो अंबागढ़ चौकी तहसील है, इस अंबागढ़ चौकी तहसील में आपको एक चितवा डोंगरी गुफा मिल जाएगी, ठीक है। चितवा डोंगरी गुफा, इस चितवा डोंगरी गुफा का जो अध्ययन है, जिसने खोज की है, जिसने इसके ऊपर स्टडी की है, विस्तृत अध्ययन किया है, भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र, ठीक है। इन दोनों लोगों ने मिलकर के चितवा डोंगरी के ऊपर रिसर्च किया है, ठीक है। फिर चितवा डोंगरी में बताया गया कि एक ऐसा कोई चीनी व्यक्ति टाइप का आदमी दिखता है, ठीक है, ऐसा कोई आकृति बना हुआ चितवा डोंगरी में। इसके साथ ही साथ चितवा डोंगरी में आपको ड्रैगन की आकृति भी देखने को मिलती है, ठीक है, ड्रैगन की आकृति भी देखने को मिलती है चितवा डोंगरी से। तो ये आपके नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक। नवपाषाण कालीन स्थल के बाद फिर हम लोग बात करते हैं ताम्र लौह युग की। तो ताम्र लौह युग के साक्ष्य कहां कहां से मिलते हैं आपको, तो ताम्र लौह युग के साक्ष्य मिलते हैं बालोद के चिरचारी, सोरर, करहीबदर और करकाबाटा, एक आपका नया ऐड हो गया, और कोंडागांव के आपका गढ़धनौरा से ताम्र लौह युग के साक्ष्य मिलते हैं। ये वही स्थल है जहां से आपको महापाषाणकालीन घेरे भी मिलते थे, ठीक है। महापाषाण घेरे जहां से मिले हैं ये वही दोनों स्थल हैं। तो ताम्र लौह युग में आपको बहुत ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने महापाषाण घेरे कहां से मिलते हैं वो याद रख लिया है तो आपका ये ताम्र लौह युग भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका तो ताम्र लौह युग से रिलेटेड क्या साक्ष्य मिलेगा, कुछ लोहे के औजार मिल जाएंगे, ठीक है, ये साक्ष्य मिल जाएंगे, इससे पता चल जाएगा कि ये ताम्र लौह युग के हैं। तो ये पूरा आपका जो प्राचीन इतिहास का पाषाण काल वाला पोर्शन है ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे रायगढ़ को शैल चित्रों की राजधानी बोला जाता है क्योंकि रायगढ़ के बहुत सारे साइट्स हैं, 3 तो हमने ही कवर कर लिए, ठीक है, सिंघनपुर, बोतलदा, कबरा पहाड़, जो ये 3 स्थल है आपके शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे गुफाएं, कंदराएं हैं जहां पे आपके आदि मानव निवास करते थे और उन्होंने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए क्या किया है, आपका शैल चित्रों का माध्यम लिया है, ठीक है, शैल चित्रों को माध्यम बना के खुद को एक्सप्रेस किया है। तो शैल चित्रों की राजधानी किसको कहा जाता है, रायगढ़ को कहा जाता है। फिर हमने देखा कि कौन से स्थल से रिलेटेड, कौन से काल से रिलेटेड कौन सा स्थल है, ठीक। तो इसको आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये सारे जगह दिमाग में याद हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप ऑप्शन देखेंगे आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, ठीक है। पाषाण काल समाप्त हुआ, ठीक है, पाषाण काल के इस प्रमुख स्थलों को हमने देख लिया। अब पाषाण काल से रिलेटेड आपके भारत के भी बहुत सारे स्थल हैं जो पाषाण काल संबंधित साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो पाषाण काल के बाद जब भारत की हिस्ट्री को आगे बढ़ाया जाएगा तो आप पहुंचेंगे कहां, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इस छोटे से भारत के मैप में आपको
सिंधु घाटी सभ्यता को दिखाने का प्रयास करूं, ठीक है, तो ये यहाँ कहीं वाले रीजन में आपका लाई करता है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। और छत्तीसगढ़ है हमारा यहाँ पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई भी साक्ष्य आपका छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन उरावों की एक गाथा है, खड़क खंडी गाथा, जिसमें बताया जाता है कि जो उराव है वो सिंधु घाटी सभ्यता से छत्तीसगढ़ में आए हैं। तो ये एक अपवाद स्वरूप है, ये उनकी गाथा है, ठीक है, उसमें ये किद्वंतियों में है, ठीक है, जनश्रुतियों में ये गाथा है। तो उससे सिंधु घाटी सभ्यता में आपका छत्तीसगढ़ का कोई भी संबंध नहीं है, छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के लगभग 250 साल बाद फिर आता है आपका आर्य संस्कृति, ठीक है, वैदिक काल कहा जाता है जिसको। तो वैदिक काल के बारे में देखते हैं। तो वैदिक काल का जो समय है ये है आपका 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। वैदिक काल को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक को कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी, तो ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है आपका 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व बीसी। और वैदिक काल के बाद फिर आप आते हैं जिसको कहा जाता है लेटर वैदिक पीरियड, ओके, उत्तर वैदिक काल। और इसका टाइम पीरियड है आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 बीसी तक, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल और लेटर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने मेंशन किया कि ये कहाँ निवास करते हैं, आपका सप्त सैंधव प्रदेश में। आर्य कहाँ निवास करते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश, मतलब सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो वाला जो क्षेत्र है उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब आर्यों का प्रसार अभी छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया, ठीक है। आर्य कहाँ निवास कर रहे हैं, ठीक है, आर्य आपका इसी वाले रीजन में निवास कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी तक छत्तीसगढ़ में इनका प्रसार नहीं हो पाया, छत्तीसगढ़ तक ये नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में लोहे की खोज कर ली जाती है। अब लोहे की खोज होने से क्या होता है, आर्य अपना विस्तार करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब उनके पास लोहे की कड़ाही कुल्हाड़ी है, ठीक है, लोहे के एक्सेस हैं जिससे वो जंगल को काटेंगे, ठीक है, खेती बाड़ी करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे स्थायी जीवन की ओर आना स्टार्ट कर देंगे आपका, ठीक है। तो लोहे से क्या हुआ कि इन्होंने जंगल वंगल काटा और अब ये धीरे धीरे इस वाले रीजन में भी प्रसार करना स्टार्ट कर दिया। इनका जो एक्सटेंशन है आपका इस क्षेत्र में भी आ गया है। इसीलिए जो उत्तर वैदिक टेक्स्ट हैं, ठीक है, मतलब ऋग्वेद को छोड़ करके जितने भी वैदिक साहित्य हैं वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। तो उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का किसी न किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका साक्ष्य मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपका कौशितिकी ब्राह्मण है, जैसे आपका कौशितिकी ब्राह्मण है, कौशितिकी ब्राह्मण में आपका विंध्य पर्वत का उल्लेख किया गया है। कौशितिकी ब्राह्मण ग्रंथ में क्या उल्लेख है, विंध्य पर्वत का उल्लेख है, ठीक है। इसी विंध्य पर्वत का ही तो एक्सटेंशन है ना चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, तो किसी ना किसी रूप में छत्तीसगढ़ का उल्लेख है। फिर नर्मदा का रेवा नदी के रूप में उल्लेख किया गया है आपका उत्तर वैदिक टेक्स्ट में। तो ऋग्वेद को छोड़ करके जितने भी उत्तर वैदिक टेक्स्ट हैं आपके, उत्तर वैदिक साहित्य हैं, उसमें किसी ना किसी रूप में छत्तीसगढ़ का डायरेक्टली इनडायरेक्टली उल्लेख हुआ है आपका, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये वैदिक काल है। तो ऋग्वैदिक काल में आपका कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता छत्तीसगढ़ का, लेकिन उत्तर वैदिक काल में किसी न किसी रूप में छत्तीसगढ़ का मेंशन है, ठीक है। धन्यवाद।